इन्हीं के कालखंड में महंगाई कहां से कहां पहुंची। एक तरफ जीडीपी का गिरना, दूसरी तरफ इन्फ्लेशन का बढ़ना। That is what I think of not. We're going to have kind of a tough period here. Our economists, as you noted this morning, have increased their odds of a recession this year, but really more focused into next year. Stabilize the energy market. I believe when the Fed does their job, we'll have inflation under control. Inflation is not going to cure itself. There will be, again, more surprises and more sensitivity from people. Of slipping into recession while other कोनिचिवा फ्रेंड्स, आपको रिसेशन के बारे में जानने से पहले साइकिल ऑफ इकोनॉमी समझना बहुत ही जरूरी है। ये दो टाइप से काम करता है। पहले टाइप में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ही लो हो जाता है, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी कंपनीज की बढ़ जाती है। लोग ज्यादा चीजें कंज्यूम करते हैं, जिसकी वजह से कंपनीज की प्रोडक्टिविटी हाई रहती है और सप्लाई भी हाई हो जाता है, जिसके चलते डिमांड और सप्लाई हाई रहता है। दूसरे में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ही हाई रहता है, जिसके चलते कंपनीज की प्रोडक्टिविटी भी लेस रहती है, जिसकी वजह से लोग खर्चे कम करने लगते हैं। ऐसे में डिमांड कम हो जाता है और देश की प्रोडक्टिविटी और सप्लाई भी रिड्यूस हो जाती है। दिस इज कॉल्ड बिजनेस साइकिल। एक देश का अपना एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ रेट रहता है, लेकिन कोई भी देश एक लीनियर पाथ से ग्रो नहीं करता है। हर एक देश कभी ज्यादा तो कभी कम ग्रोथ पकड़ता है और बिजनेस साइकिल 4 फेजेस से होकर गुजरती है। ये फेज किसी भी देश की जीडीपी को उसके लॉन्ग टर्म ग्रोथ रेट से कभी ऊपर तो कभी नीचे लाते हैं। पहला फेज है एक्सपेंशन। इस फेज में हर एक चीज ग्रोथ पकड़ रही होती है, जिससे कि लोगों की सैलरी हाई रहती है, जिसकी वजह से लोग ज्यादा से ज्यादा खर्च करते हैं और कंपनीज की प्रोडक्टिविटी भी हाई रहती है और ओवरऑल जिसकी वजह से हर एक देश की जीडीपी बढ़ने लगती है। और इन सब टर्म्स के चलते इन्फ्लेशन भी हाई रहती है। अगर आपको इन्फ्लेशन के बारे में नहीं पता है तो हमारी ये वाली वीडियो जरूर देखें। दूसरा फेज है पीक। इस समय तक जीडीपी को जितना बढ़ना था वो अपने पीक पॉइंट पर पहुंचकर बढ़ चुका है। अब इस समय ग्रोथ रुक चुकी है, तो अब ग्राफ भी नीचे की तरफ जाएगा। अब यहाँ पर एंट्री होती है हमारे तीसरे फेज की, जिसको हम बोलते हैं रिसेशन। लोगों ने अब काफी कम खर्चे शुरू कर दिए हैं, क्योंकि लोगों को अपना बजट भी तो देखना है। जब किसी भी चीज की डिमांड कम होगी तो कंपनीज को भी अपना प्रोडक्शन कम करना पड़ता है। प्रोडक्शन कम करने की वजह से लोगों की सैलरीज कम हो जाती हैं, जिससे कि खर्चा कम होता है और ये साइकिल चलती ही रहती है और रिसेशन बढ़ता ही जाता है। अब जीडीपी जब तक नीचे नहीं आ जाती, जब तक वो अपने लोएस्ट पॉइंट तक नहीं पहुंच जाए, और उसी पॉइंट को हम बोलते हैं अपना फोर्थ फेज, जिसको हम बोलते हैं ट्रफ, या फिर उसको हम बॉटम भी बोल सकते हैं। अब चीजों की प्राइस बहुत ही कम हो चुकी है, जिसकी वजह से हाई चांसेस रहते हैं कि अब ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा। अब चीजों की प्राइस बहुत ही कम हो चुकी है, तो लोग वापस से चीजें खरीदना शुरू कर देते हैं, जिसको हम रिकवरी फेज भी बोलते हैं। एक समय आता है जब जीडीपी का ग्रोथ रेट अपने लॉन्ग टर्म ग्रोथ रेट से ऊपर चला जाता है, तब रिकवरी एक्सपेंशन में बदल जाता है और एक नया साइकिल शुरू हो जाता है। तो रिसेशन कोई घबराने वाली चीज नहीं है, ये हर एक देश में एक साइकिल चलती है, जो कि बहुत ही जरूरी भी है। और 2 बार तो मैन मेड रिसेशन भी आ चुका है। 2008 का बैंकर्स रिसेशन, जो कि बैंकर्स की लापरवाही और लालच की वजह से हुआ था, और दूसरा 2020 का वायरस रिसेशन, जो कि कोविड-19 वायरस की वजह से हुआ था। तो जो लोग भी रिसेशन के बारे में नहीं जानते हो, आप ये वीडियो उनको जरूर शेयर करें, इससे ही उन्हें रिसेशन के बारे में पता चले। रिसेशन से डरने से ज्यादा वो इस चीज को समझे कि जब रिसेशन आने का टाइम आता है तो लोगों को अपने खर्चे थोड़े से कम कर देने चाहिए, या फिर अपनी इनकम ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करनी चाहिए। अब आप समझ चुके होंगे कि रिसेशन यानी मंदी होती क्या है, क्यों ग्लोबल रिसेशन की बात हो रही है, क्यों 2022 में ग्लोबल रिसेशन आ सकता है। क्योंकि रिसेशन 6 से 18 महीने तक रहता है, और 2020 का जो रिसेशन था वो कुछ ही दिनों में वापस से रिकवर हो गया था, जिसकी वजह से अब रिसेशन वापस से फिर से आ सकता है। जैसे कि हम बहुत सी चीजों की प्राइसेस देख सकते हैं,
वो अपने पीक पॉइंट पर पहुंच चुकी है। अब आप समझ चुके होंगे कि रिसेशन यानी मंदी होती क्या है। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।